दोस्तों, मैं आपके सामने लेकर आया हूं अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण विषय वस्तु उत्पादन फलन। उत्पादन फलन के संदर्भ में जो भी इसके संदर्भ में आगे उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। तो इसके संदर्भ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको प्लीज लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद। सबसे पहले यहाँ पे विषय वस्तु बताई गई है उत्पादन फलन। उपादानों एवं उत्पादनों के फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। उत्पादन फलन हमें यह बताता है कि समय की निश्चित अवधि में उपादानों के परिवर्तन से उत्पादन में किस प्रकार और कितनी मात्रा में परिवर्तन होता है। अगर इसको हम संक्षेप में सूत्र देना चाहें तो वह उत्पादन फलन का सूत्र हो जाता है QX = फंक्शन ऑफ ABCD। तो QX उत्पादन फलन हो गया, वस्तुओं का भौतिक उत्पादन हो गया, और फंक्शन माने जो कारक हैं इसको प्रभावित करने वाले वो हैं कैपिटल ABCD, जिसका मतलब तो उत्पत्ति के विभिन्न साधन हैं। ये इनको इस्तेमाल करके उत्पादन प्राप्त किया जाता है। उत्पादन फलन परिभाषा एक वॉटसन जी की दी है। एक फर्म के भौतिक उत्पादन और उत्पादन के भौतिक साधनों के संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। अब इसकी मान्यताएं कैसे हैं, कैसे ये कार्य करता है, क्या परिस्थिति होनी चाहिए कि यह उत्पादन फलन का जो नियम है, सिद्धांत है, कार्य करे। उत्पादन फलन का संबंध किसी निश्चित समय अवधि में होता है। इसकी एक निश्चित समय अवधि होनी चाहिए। अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर तथा अन्य परिवर्तनशील होते हैं। ये हमको विदित है कि अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर और अन्य परिवर्तनशील होते हैं, और दीर्घकाल में तो सभी साधन परिवर्तनशील हो जाते हैं। दीर्घकाल में उत्पादन फलन के सभी उपादान परिवर्तनशील होते हैं, और अल्पकाल में तकनीकी स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता। उत्पादन फलन की विशेषताएं क्या है? यह एक यांत्रिक धारणा है, अभियांत्रिक धारणा है। दूसरा, उत्पादन फलों में उपादानों में उत्पादन कीमतों का कोई समावेश नहीं होता है। तीसरा, उत्पादन फलन का संबंध एक समय अवधि से होता है। उत्पादन फलन स्थिर तकनीकी दशा पर आधारित होते हैं। अल्पकाल में उत्पत्ति के नियम लागू होते हैं। तो यह आपको यहाँ पे दर्शाया गया है कि उत्पादन एवं उत्पादनों को जो ये बताया गया था, उत्पादन फलन उत्पादन का तकनीकी सारांश प्रस्तुत करता है। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। यह बताता है कि उत्पादन फलन परिवर्तनशील अनुपात उत्पादन फलन और समान अनुपात उत्पादन फलन, ये कहां लागू होगा? ये जो लागू होगा आपका, यह अल्पकाल में लागू होगा, क्योंकि परिवर्तनशील साधन केवल अल्पकाल में ही होते हैं। समान अनुपात कब इस्तेमाल हो पाएगा? दीर्घकाल में। यह संभव होगा दीर्घकाल में, जबकि हम क्या करेंगे, दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील हो जाते हैं और सभी साधनों को समान अनुपात में इस्तेमाल करते हैं उत्पादन में। और अल्पकाल में कुछ साधन जो स्थिर होते हैं और बाकी परिवर्तनशील को ही हम बदल सकते हैं। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन इस तरह होता है कि अल्पकाल में कुछ साधन परिवर्तनशील और कुछ साधन स्थिर होते हैं। अतः जो साधन परिवर्तनशील हैं उन्हें प्रयुक्त कर जो उत्पादन प्रक्रिया होती है उसे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं। अब हम देखना चाहेंगे समान अनुपात उत्पादन फलन के बारे में। दीर्घ उत्पाद यह संभव होता है दीर्घकाल में, जित सारे साधन परिवर्तनशील होते हैं उनको समान अनुपात में जब इस्तेमाल करते हैं। यदि उत्पादक सभी साधनों में एक ही अनुपात में परिवर्तन करता है तो स्थिति में उत्पाद और उत्पादन के साधनों में आनुपातिक संबंध को पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि उत्पादन फलन को दो भागों में बांटा जा सकता है। अब यह परिवर्तनशील अल्पकाल के लिए हुआ और समान अनुपात दीर्घकाल के लिए हमारा लागू हो रहा है। तो अब आते हैं हम आगे कि उत्पादन का क्या अर्थ है। उत्पादन से अभिप्राय है
उत्पादन का अभिप्राय किसी भौतिक वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना, यानी कि कोई भी हमारे पास फिजिकल चीज है जो हमको दिखती है और जो हम देख पाते हैं, उस वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना। चाहे आप मिट्टी से खिलौना दिया बना दें, तो मिट्टी में क्या हो गया, जो खाली पड़ी थी भौतिक वस्तु थी, उसमें उपयोगिता का सृजन हो गया। लकड़ी की कोई आकृति चेयर टेबल बना दिया जाए, ऐसे ही कोई भी धातु या वस्तु हो जिसको हम उपयोगिता का सृजन उसमें कर दें और जिसका मौद्रिक मूल्य उत्पादन कहलाता है। एली, प्रोफेसर एली कहते हैं आर्थिक उपयोगिता का सृजन ही उत्पादन है। आर्थिक उपयोगिता उसमें कर दी, उपयोगिता कैसी, आर्थिक, जिसका पैसा मिले जिसके बदले में। और उत्पादन की जो अवधारणाएं हैं, इसमें से हम देख सकते हैं कि कुल उत्पाद होता है, सीमांत उत्पाद होता है और औसत उत्पाद होता है। इसको हम सूत्र रूप में बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो टीपी इजिकल टू सिग्मा एमपी, या एक और सूत्र है टीपी का, कुल उत्पाद का, टीपी इजिकल टू एपी गुणा एल। यहां एल क्या है, यहां है एल साधन की इकाइयां, एपी क्या है, औसत उत्पाद को गुणा कर दिया जाए साधनों की इकाइयों से तो कुल उत्पाद मिलेगा। अगर हम सीमांत उत्पाद से सूत्र बनाना चाहे कुल उत्पाद का, तो बनेगा सिग्मा कुल योग एमपी का, यानी कि सीमांत उत्पाद का कुल योग कर दिया जाए तो कुल उत्पाद है। औसत उत्पाद से सूत्र बनाए कुल उत्पाद का, तो टीपी इक्वल टू एपी इंटू एल। सीमांत उत्पाद क्या होता है, सूत्र रूप में हमको बताते हैं, इसको शाब्दिक अर्थ में अगले पृष्ठ में हम बताते हैं। सीमांत उत्पाद एमपी इक्वल टू टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1, यानी कि जो ये जो नई इकाई है उसमें से अभी तक की जो जितनी भी इकाइयां थी उसका हम क्या कर लेंगे, इस घटा देंगे। तो आपको या फिर एक और सूत्र इस्तेमाल कर सकते हैं, एमपी इजिकल टू सीमांत उत्पाद इजिकल टू डेल्टा टीपी बटे डेल्टा एल, यानी कि जो कुल उत्पाद में परिवर्तन आया है उसको कुल जो हमने साधनों की इकाइयों में परिवर्तन किया था उसे विभाजित कर सकते हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि औसत उत्पाद क्या है। औसत उत्पाद होता है भाई एपी इजिकल टू टीपी बटे एल, यानी कि कुल उत्पाद को आप श्रमिक की इकाई, जैसे एक लेबर लगाया तो एक से डिवाइड कर दो पहले का कुल उत्पाद, फिर दूसरा लेबर लगाया उससे कितना उत्पाद हुआ उससे उसका विभाजन कर दिया जाए। यहां पे भी एल जो है साधनों की इकाइयां हैं। अब हम इसकी अगली अवधारणा, इसको विस्तार से बताते हैं। जो तीन कंसेप्ट थे कुल उत्पाद को हम विस्तृत रूप से समझते हैं। एक निश्चित अवधि में, समय अवधि में उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग करके उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा को कुल उत्पादन कहा जाता है। दो सूत्र आपको पूर्व में बताए जा चुके हैं कि टीपी इजिकल टू सिग्मा एमपी या टीपी इजिकल टू एपी इंटू एल। अब ये तालिका दी गई है कैसे, ये देखिए, साधन ए जो है भूमि स्थिर साधन है, ये बदल नहीं रहा। जितना भी ये 1 एकड़, एक नाली या एक जितना भी है उस दृष्टि से ये खेत स्थिर बने हुए हैं। बदल क्या रहा है, श्रम बदल रहा है, परिवर्तनशील है कि भाई आप अल्पकाल में भी 1 लेबर, 2 लेबर, 3 ये बदल सकते हैं, 4 5 है, बदलते जा रहे हैं। तो उससे क्या कुल उत्पाद में ये अंतर आ रहा है कि 1 लेबर लगाया तो 40 उत्पादन हुआ, 2 लेबर लगा के 90 हुआ, 3 से 130, 4 से 160, 5 से 180, 6 से 180, 7 से 160, ये हमारा कुल उत्पादन प्राप्त हो रहा है। ये स्पष्ट किया हुआ है। स्थिर साधन भूमि के साथ जब श्रम की 6 इकाई तक कुल उत्पाद बढ़ता है और 6 इकाई पर अधिकतम रहता है, इसके बाद श्रम की 7 के प्रयोग से कुल उत्पाद घटने लगता है। देखिए क्रम है, शुरू में बड़ा उत्पादन, फिर स्थिर हो गया 180 में, और देखो 7वीं इकाई करने से उत्पादन में कमी आ रही है। तो ये हमारे लिए क्या है कि उत्पादन घटने लग गया है। इस तरह से कुल उत्पाद के बारे में हमने समझा। और अगला है सीमांत उत्पाद। सीमांत उत्पाद जो है किसी परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई का या कम इकाई का प्रयोग करने से कुल उत्पाद में जो अंतर आता है उसे इकाई का सीमांत उत्पाद कहते हैं। तो देखिए ये सूत्र आपको बताया जा चुका है, एमपी इक्वल टू टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1 या एमपी इक्वल टू डेल्टा टीपी बटे डेल्टा एल। यहां देखिए आप, ये इस सूत्र के हिसाब से हम समझते हैं। अगर हम यहां श्रम एक भी नहीं था, 0 था, कुल उत्पाद भी 0 था, सीमांत उत्पादन क्या है, 0 होगा। अब देखिए टीपी हमारा 40 हुआ और हमने एक श्रमिक अब लगाया है।
अब यहाँ पे हमारा कितना हो गया, टीपीएन जो है वो 40 है, और इससे पहले कितना उत्पादन हुआ था, उसे एक पहले इकाई एक लेबर लगा के कुछ नहीं हुआ था, 0 लेबर लगाया था तो कुछ उत्पादन नहीं हुआ था। तो हम 40 में से 40 ये है और टीपीएन -1 ये है 0, 40 में से 0 गया, सीमांत उत्पाद 40। और इससे हम देखना चाहें डेल्टा में परिवर्तन कितना आया, 40 का परिवर्तन आया, लेबर में कितना आया, 1 का परिवर्तन आया, तो 40/1 तो 40 मिल गया। एक और अगली इकाई से भी और स्पष्ट कर लेते हैं सीमांत उत्पाद कैसे निकालेंगे। हर इकाई में जैसे अब क्या किया हमने, लेबर कर दिए 2 माने लेबर कितना 1 था, 2 लेबर कर दिए, और 2 लेबर लगा के कितना उत्पादन प्राप्त हो रहा है, 90 माने, तो ये टीपीएन अब कितना है, 90 है। इस इकाई में जब एक कर रहे थे तो 40 टीपीएन था, उससे पहली इकाई टीपीएन -1। अब 90 का जब ये 2 लेबर लगा रहे हैं, 90 टीपीएन हो गया, और ये जो 40 है टीपीएन -1 हो गया, तो 90 में से 40 गया 50 इस सूत्र के द्वारा। अब इसको समझते हैं, परिवर्तन कितना आया उत्पादन में, 50 का आया, और लेबर में कितना परिवर्तन आया, 2 में से 1 लेबर लग रहा है, 1 पहले भी था, नया लेबर 1 है, तो 50/1 तो 50 इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं इसको, दोनों सूत्र से हमने इसको निकाला। इस तरह से तालिका से हम सीमांत उत्पाद को देख सकते हैं। तालिका की श्रम की 6वीं इकाई पर सीमांत उत्पाद 0 हो गया, देख लिए। ये यहाँ पे जाके 5वीं इकाई में, यहाँ पे 6ठी इकाई में सीमांत उत्पाद 0 हो गया। इससे पहली इकाई में भी 180 था, यहाँ भी 180, ये 0 हो गया। अतः इस बिंदु पर टीपी अधिकतम होगा, इस बिंदु पर टीपी अधिकतम होगा, हमने टीपी की तालिका में देखा ही था। और इसके बाद श्रम की 7वीं इकाई पर सीमांत उत्पाद एमपी ऋणात्मक हो जाता है। तो ये आपको सीमांत उत्पाद के बारे में मैंने बताया। अब बताते हैं कि औसत उत्पाद क्या है। औसत उत्पाद जो है, कुल उत्पाद टीपी को परिवर्तनशील साधन एल से भाग देने पर जो राशि प्राप्त होती है उसे उत्पाद कहा जाता है, औसत उत्पाद कहा जाता है। मतलब जो हमारा कुल उत्पाद मिल रहा है उसको भाई कितने लेबर लगाए, श्रमिक की इकाई क्या है, या किसी भी साधन की इकाई जो भी मिल रही है उसे डिवाइड कर दो, औसत उत्पाद मिल जाएगा। तो सूत्र रूप में हम जब बताना चाहें टीपी/एल, तो टीपी डिवाइडेड बाय एल, तो टीपी कुल उत्पाद को श्रमिक की इकाइयों से विभाजित कर दो। तो इसको हम समझते हैं, यहाँ पे तालिका दी हुई है, स्थिर साधन तो स्थिर है, परिवर्तनशील साधन 1 2 3 4 5 6 लगा है। तो कुल उत्पाद जब 40 है, देखिए ये 40 है, सूत्र है टीपी/एल। अब देखो टीपी हमारा कितना है, 40 है, और एल कितना है, जो एल श्रमिक है 1 है, 40/1 40। अब आते हैं यहाँ पे, इसमें क्या है, टीपी हमारा 90 है, 90 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आएगा, 45। इस तरह से 130 डिवाइडेड बाय 3 कितना आया, 43.3। इस तरह से क्रम से हम निकालेंगे सभी इकाइयों में कि भाई औसत उत्पाद कितना है। आरंभ में औसत उत्पाद बढ़ता है, श्रम की 3 इकाई से घटना आरंभ करता है, परंतु औसत उत्पाद सदैव धनात्मक रहता है, औसत उत्पाद कभी शून्य अथवा ऋणात्मक नहीं होता। और इस तरह से हमारा ये कुल उत्पाद के संबंध में जो उत्पादन फलन हमने देखा और उत्पादन की परिभाषा देखी, तो यह हमारा उत्पादन फलन के संबंध में जो स्लाइड था वह पूर्ण हो चुका है। धन्यवाद।